अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। हम बात करेंगे गज़ा में बुरी तरीन हालत और इसराइल किस तरह से सफाक खुली इस वक्त जारहियत कर रहा है गज़ा के ख़िलाफ़, जो फ़लस्तीनी वहाँ पर रह गए हैं बेचारे उनके ख़िलाफ़। वैसे तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन ख़बर ये है कि 3 बड़े ममालिक यूके, फ्रांस और कनाडा बिल आखिर जाग गए हैं। जो इस वक्त फ़लस्तीन में सूरत हाल बनी हुई है और ख़ास तौर पर जो अब नया महाज़ मिलिट्री खोला है इसराइल ने गज़ा के ख़िलाफ़ और गज़ा वालों के ख़िलाफ़, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि अगर एड गज़ा में ना जाने दी गई और दोबारा से ये जो आपने मिलिट्री महाज़ खोला है इसको बंद ना किया गया तो इसराइल को शदीद सख्त सैंक्शंस या फिर किसी मंतकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इन तीनों ममालिक ने ख़बरदार किया है। लेकिन इसका ज़रा आपको पस मंज़र भी बताते हैं, ये हुआ क्यों या अब ये बिल आखिर जा क्यों गए, ये भी हम अपने तज्ज़ियाकारों से जानने की कोशिश करेंगे। हुआ ये, आपको पता है जनवरी में एक सीज़ फायर या मुआहदे के ऊपर बातचीत हो रही थी, ब्रोकर हो रहा था हमास और इसराइल के दरमियान में। उसके चलते हुए 19 जनवरी को तकरीबन सीज़ फायर के ऊपर, आर्जी सीज़ फायर के ऊपर दोनों का इत्तफाक हुआ, लेकिन 22 तारीख को ही इसराइल ने फिर खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दी और हमले करना शुरू कर दिए गज़ा के ऊपर। अब क्या हुआ, मार्च में आकर हर किस्म की ज़मीनी इमदाद को रोक दिया गया। मार्च से लेके अब तक न खाना पीना न दवाएं कुछ भी गज़ा में दाखिल होने नहीं दिया गया। और उसके बाद ऐसी तशवीशनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी खौफनाक तस्वीर आ रही हैं कि उसने यही ममालिक जो पहले बिल्कुल खामोश खड़े थे और इसराइल की जो सफाक बर्बरियत है, जारहियत है, उसके पीछे उसको हवा दे रहे थे, उसको शय दे रहे थे, वो भी इसके ख़िलाफ़ बोलने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। यूएन यहाँ तक कह चुका है कि अगर गज़ा में जो इमदाद है उसको दोबारा रवान ना किया गया तो 48 घंटों के अंदर अंदर 14,000 बच्चों के भूख से मरने का खदशा है। अब इस प्रेशर के बाद ख़ास तौर पे जो 3 ममालिक ने डाला है, इमदाद तो खोल दिया नेतन्याहू ने, लेकिन उसकी भी सूरत हाल कुछ यूँ है कि सिर्फ रोज़ के चंद ट्रक जाने की इजाज़त दी जाएगी, जिसको खुद यूएन ये कह रहा है कि ये एक समंदर में कतरे के बराबर भी नहीं है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन बहरहाल मिलिट्री ऑफेंस जो है वो इस वक्त गज़ा के ऊपर जारी है। नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि जी हम अब गज़ा के ऊपर पूरी तरह से अपना कब्ज़ा करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर इसराइल के इतने शदीद खौफनाक अल्फाज इस्तेमाल करें जिसको प्रोग्राम में हम आगे जाकर शामिल करेंगे। अब आलमी दबाव के ऊपर शदीद सवालात हो रहे हैं। एक तो टाइमिंग के ऊपर बड़ी तशवीश कि जी अब आके फ़ायदा क्या, लेकिन क्या अमेरिका जो अहम इत्तेहादी है वो अभी भी उसी तरह से पुष्टपनाही कर रहा है इसराइल की, या फिर चीज़ें शिफ्ट हुई हैं? अब ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां एक जानिब तो देखा गया कि ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरा बग़ैर किसी सीज़ फायर का एक कोई पुख्ता मुआहिदा किए बगैर चले गए वापस अमेरिका, लेकिन दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि इस सारे मामले के अंदर इसराइल को किसी तरह से नज़रअंदाज करना। फिर आपको याद होगा ट्रंप ने गज़ा से मुतल्लिक वहाँ पर जो कहत साली है उससे मुतल्लिक एक बयान दिया था, और वाशिंगटन पोस्ट ने गुज़श्ता रोज़ ये रिपोर्ट किया है कि उनके सोर्सेज के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया इस वक्त फोर्स कर रही है इसराइल को पसे पर्दा कि जंग ख़त्म करो वरना हम आपकी हिमायत छोड़ देंगे। ये सब कुछ क्या सिग्नल करता है? क्या जो दबाव पड़ रहा है या मुमकिना दबाव के जो इशारे मिल रहे हैं इससे इसराइल के ख़िलाफ़ एक जो नज़र आ रहा है आलमी ममालिक का इकट्ठा होना, गज़ा के हक़ में एक रद्द अमल आ रहा है, मामले का कोई हल निकल पाएगा? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, फ़खर दुरानी साहब, फैसल वरायत साहब और इशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक तो ये जो अब बिल आखिर जाग गए हैं, कुछ यूरोपियन ममालिक हैं एड के लिए दबाव डाल रहे हैं, फिर यूके, फ्रांस, कनाडा ने जो मिलिट्री ऑफेंस है उसके लिए भी कहा है, ये सीरियस है या फिर मामला तब इस नहज पे पहुंच गए हैं तो अब आ गए हैं कुछ ना कुछ फेस सेविंग के लिए? बहुत शुक्रिया। आपने जो शेर पढ़ा इसी तरह का शेर है कि अब भी आए हो तो एहसान तुम्हारा, लेकिन वो क़यामत जो गुज़रनी थी गुज़र भी गई दोस्त। तो ये मगरबी ममालिक और पावरफुल कंट्रीज़ का एक तारीख़ी रवैया है कि वो बोलते बहुत हैं, बातें बहुत करते हैं, लेकिन मदद इसलिए नहीं करते कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट इसमें कोई भी नहीं होता। तो अभी ये जो बातें कर रहे हैं अभी तक ये सिर्फ बातें हैं, और आप देखें कि 1 साल और 8 माह से ये सारी एक जेनोसाइड जारी है, और ये 400 के करीब 400 से 500
ट्रक जब गजा के ऊपर हमला नहीं हो रहा था उस वक्त रोज़ाना गजा में जाया करते थे। और अभी जब 2 माह से 100% इमदाद बंद है और उसकी ये तबाह-हाली आपके सामने है, तो अब एक 100 ट्रक का उन्होंने इसराइल ने वादा किया है, जिसमें से अभी कुछ ट्रक ही अंदर जा पाए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उन ट्रकों को तकसीम किसने करना है। अंदर तकसीम करने वाली कोई बॉडी भी अब मौजूद नहीं है, उसको उन्होंने मार दिया है या भगा दिया है। अब उसको जब तोड़ दिया गया तो वो इमदाद जो अंदर थोड़ी बहुत जा भी रही है, वो कैसे डिस्पर्स होगी, कोई नहीं उसको समझ रहा। ये वो लोग हैं जिनके साथ अपने साथ ये हो चुका है। जब इन्होंने बहुत मशहूर कॉन्फ्रेंस, एवियन कॉन्फ्रेंस शायद उसका नाम था, 1938 में यहूदियों के लिए बुलाई गई थी पूरी दुनिया में, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसी तरह की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जैसे अब जून में न्यूयॉर्क में इनके लिए, फ़लस्तीनियों के लिए बुलाई जा रही है। उसका मुद्दा ये था कि जितने भी यहूदियों के साथ जुल्म हो रहे हैं, इन सब को रिफ्यूजी स्टेटस दे के मुख्तलिफ ममालिक अपने यहाँ ले जाएं। एवियन कॉन्फ्रेंस बहुत मशहूर कॉन्फ्रेंस है, ये फ्रांस में हुई थी। उसमें 5 दिन की पूरी गुफ्तगू के बाद तमाम वेस्टर्न पावर्स और तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने जुमले बड़े ज़बरदस्त कहे, नाजी इसके ख़िलाफ़, हिटलर के ख़िलाफ़ बड़ी बातें की, लेकिन एक यहूदी को भी वो लेकर नहीं गए यहाँ से। बल्कि कनाडा के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आए थे, इमिग्रेशन मिनिस्टर गाल्बन फ्रेडरिक चार्ल्स उनका नाम था, उन्होंने ये कहा कि ये सवाल सबसे अहम आज का ये है कि यहूदी खुद बताएं कि आखिर दुनिया उनसे इतनी नफरत क्यों करती है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ लोग उनको मारते हैं और कोई उनको लेना नहीं चाहता। इस तरह की बातें वो कर रहे थे, और उसके बाद फिर जो नतीजा हुआ सबने देखा कि 6 मिलियन यहूदियों को उसने मार दिया। तो एग्जैक्टली यही तारीख यहाँ ये खुद अब कर रहे हैं कि यहूदियों अब इसराइली फ़लस्तीनियों को कहते हैं कि आपसे तमाम अरब इतनी नफरत कर रहे हैं कि आपको लेना ही नहीं चाहते। तो ये डीह्यूमनाइजेशन का एक प्रोसेस है। ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो ये जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पाकिस्तान से, दुनिया भर से गज़ा के लोगों के लिए इमदाद जमा की जाती है। गज़ा के लिए जो इमदाद जाती है वो तो बाहर ट्रकों पर मिस्र में सारी ख़राब हो रही है। इमदाद तो मौजूद है, इमदाद तो सिर्फ उर्दन और मिस्र वाले ही उनको इतनी दे सकते हैं कि उनके लिए काफ़ी है, किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त सिर्फ इमदाद की उनको ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत एक पावरफुल हैंड की है जो उनको दुनिया में इस वक्त कोई भी नहीं दे रहा। और मुझे डर है कि हमें खौफनाक तबाही की तरफ वाकई जा रहे हैं। और आपको ऑब्वियसली ये जो अभी प्रेशर हो रहा है, इसका कोई लग नहीं रहा कि कोई नतीजा निकलेगा या कोई हल, ये सिंबॉलिक है सिर्फ? हो रहा है कि ये आपके जहन में रखना चाहिए कि ये जून में जो कॉन्फ्रेंस होनी है न्यूयॉर्क में, उसके लिए हो रहा है सब। अच्छा। वो आपके सऊदी अरब ने कॉल की है 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस जो है, जिसमें तमाम ममालिक को कायल किया जाएगा कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर लें इसराइल की मर्जी के बगैर। तो वो गालबन मिड ऑफ जून हो रही है, जिसमें फ्रांस भी जा रहा है, फ्रांस भी उसके साथ है और कनाडा भी साथ है और बरतानिया भी साथ है। लेकिन बेसिकली ये सऊदी अरब की कोशिश से ये हो रही है। तो अब ये जो ममालिक अब प्रेशर भी डाल रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए इसलिए डाल रहे हैं आपके ख्याल में कि वहां पर जाके कोई ना कोई अपनी फेस सेविंग दे सके या इतना मुंह बचा सके कि कह देंगे जी हमने आवाज उठाई थी? वो प्रेशर आवाज़ की हद तक ठीक डाल रहे हैं। ज़ाहिर है कौन चाहता है कि रोज़ाना एक मुल्क है वो सुबह 100 लोगों को कत्ल करके नाश्ता करने जाए, कौन और देख कर जाए, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। लेकिन बात यह है कि इंटरेस्ट बड़े ही सेल्फिश हैं। ये बातें बहुत करेंगे लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंक्रीट स्टेप करेंगे। मैं तो ये, आप सोचिए अगर ये फ़लस्तीन को उस दिन तस्लीम भी कर लेते हैं 18 जून को कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में, सब तस्लीम कर लेते हैं, तो ऑन ग्राउंड क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही है। इरशाद भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी हवाला भी दिया मैंने, इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं खुला कहते हैं अब इस बार जो अफेंस हम करने जा रहे हैं, जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, बड़ा मुख्तलिफ होगा। अब सिर्फ रेड्स नहीं होंगी, अब हम कब्जा करेंगे इलाकों के ऊपर, अब हम क्लिनजिंग करेंगे जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनकी, अब हम हर तरह से इसके ऊपर जो है ना वो कब्जा कर लेंगे पूरी तरह से। मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी है जी। बड़ा एजाज़ है पाक फ़ौज के लिए और जनरल आसिम मुनीर के लिए और इस मुल्क के लिए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि क़याम पाकिस्तान एक मोजज़ा था और पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनना एक मोजज़ा था, और फिर ये ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस एक मोजज़ा है। तो बहुत बड़ा एजाज़ है जनरल आसिम मुनीर के लिए और फ़ौज के लिए
और ये एज़ाज़ है उन सारों के लिए जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया और अपने से बड़े दुश्मन को फैंटी लगाई और एक तरह से शिकस्त दी। सवाल मैडम शेख आपका कि क्या अब इस पे बात करें, कई मरतबा बात कर चुके हैं कि साल भर से दिन दिहाड़े निहत्ते मासूम बेगुनाहों का कत्लेआम, एक नस्ल कत्ल कर दी गई है मैडम शेख, एक नस्ल जिस्मानी माजूर हो गई है, एक नस्ल ज़हनी मफलूज हो गई है, और जो बच गए हैं अब उन्हें मारा जा रहा है और कहा जा रहा है इस इलाके से निकल जाओ, कहीं और चले जाओ। खंडर ही खंडर है मैडम शेख, कब्रें ही कब्रें हैं, और खुले आसमान तले ज़िंदा लाशें ही लाशें हैं, बच्चों की लाशें, बूढ़ों की ज़िंदा लाशें, औरतों की लाशें। एक तरफ भूख, नंग, जुल्म, बर्बरियत और मौत, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था पिछले चंद दिनों से, रेड कारपेट बिछाए जा रहे थे, ढोल ढमक्के बजाए जा रहे थे, इशाइये और ज़ोराने सजाए जा रहे थे। एक तरफ मैडम शेख इंसानियत हैवानियत में बदली हुई थी, दूसरी तरफ डांस, नाच गाने चल रहे थे, और तस्वीरी वो जो एक पूरी तशहीरी मुहिम और कमाल डांस हो रहे थे। काश मैडम शेख पूरी मुस्लिम दुनिया या मुस्लिम ममालिक सफारती और तिजारती बाईकाट ही कर देते इसराइल का, तो आज सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। काश $1 ट्रिलियन को गज़ा में, ये जो $1 ट्रिलियन के समझौते हुए, इसको गज़ा में जंग बंदी से मशरूत कर दिया जाता, तो आज सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। और हैरत मैडम शेख ये है कि इधर ट्रंप साहब का तैयारा एयरफोर्स 1 फ़ज़ा में बुलंद हुआ, उधर इसराइल ने गज़ा पर मुस्तकिल फ़ौजी कब्ज़े का ऐलान कर दिया, ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर से फ़लस्तीनियों पर आग बरसा दी, क़यामत बरसा दी। मैडम शेख अब इसमें हमारे दोस्त, जैसे आपके सवाल में भी, और बहुत सारे दोस्त बहुत इस पे खुश हो रहे हैं कि 3 खलीजी ममालिक का 5 रोज़ा दौरा जो होगा या हो चुका है, $3.5 ट्रिलियन के समझौते, क्या इससे अमरीकी खारजा पॉलिसी जो सबसे पहले इसराइल का असूल बदल गया है? नहीं। अमरीकी नज़ाद इसराइली फ़ौजी की रिहाई के लिए हमास से ट्रंप साहब ने बाला जो समझौता किया, क्या इससे वो इसराइल को उसने नज़रअंदाज किया? नहीं। और यमन के हौसियों से जंग बंदी की वजह यकीन दहानी करा ली कि आइंदा अमरीकी जहाज़ों को समंदर में निशाना नहीं बनाया जाएगा, क्या इससे इसराइल को नज़रअंदाज किया ट्रंप साहब ने? नहीं। और अमरीका और ईरान के दरमियान जो जोरी समझौते के लिए बातचीत है, क्या और सुना जा रहा है कि उससे इसराइल की से मुशावरत भी नहीं की गई, क्या कुछ इससे बदलेगा? नहीं। और शाम के सदर अहमद शरा से ना सिर्फ रियाज में मुलाकात की ट्रंप साहब ने, बल्कि शाम से इक़्तिसादी पाबंदियां भी हटा ली, तो क्या इससे कुछ बदलेगा? नहीं। आखिरी चंद जुमले मैडम से, ये ट्रंप साहब ही थे जिन्होंने पहली सदारत में पहला दौरा इसराइल का किया, तिल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल किया, अमरीकी सफारतखाना इफ्तिताह किया, और इस सदारत में के शुरू होते ही व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब ने जिस बंदे को सबसे पहले वेलकम किया वो बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइली वजीर आजम ही हैं, जो कह रहे हैं कि तमाम अमरीकी सदूर में ट्रंप साहब इसराइल के दिल के करीब हैं। ठीक है। तो सूरत-ए-हाल ये है कि इसराइल की पैदाइश अमरीका की मरहून मिन्नत, इसराइल का मुहाफ़िज़ अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की ढाल अमरीका, और 5 रोज़ा इस दौरे पे एक जुमले के अलावा ट्रंप साहब ने कुछ कहा हो गज़ा के हवाले से, वो भी कि अफसोसनाक है ये। तो आपको नहीं लगता, जन्नत में देखना आपको नहीं लगता कि अभी भी तो कुछ हो पाएगा? और बाकी ये जो आपने कहा है ना कि 3 मुल्क या मगरब या यूरोप या मुस्लिम उम्मा, या ये फारिग हो चुके हैं, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, कुछ भी नहीं होना, जो कुछ हो चुका है। अगर साफी साहब की तरफ ये सवाल लेके जाते हैं भट्टी साहब। साफी साहब, ये जिस तरह से ट्रंप ने भी एक बयान दिया दौरान अपने दौरे के, भट्टी साहब ने उसका हवाला दिया, फिर ये वॉशिंगटन पोस्ट कल दावा कर रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ये प्रेशर डाल रही है पसे पर्दा इसराइल के ऊपर कि अगर आप ये जंग बंद नहीं करेंगे तो फिर हम आपका साथ छोड़ देंगे। आप इसको किस तरह से इसका तज्जिया करते हैं? क्या वाकई में ये ऐसी खबरें हैं या कोई सदाकत हो सकती है इनके अंदर इस चीज़ में कि ट्रंप अब बस चाहते हैं कि ये जंग बंद हो? देखिए अलीना, इसराइल की मौजूदगी, उसकी हैसियत, उसकी बका और उसका ये मकाम, ये सब कुछ अमेरिका और मगरबी ममालिक की मदद की मरहून मिन्नत है। और जो कुछ भी इसराइल ने इस दौरान गेन किया है माजी में या अभी,
तो वो इन ममालिक के ताउन से ही ये काम किया है। वो बाकी ट्रम्प से इस मामले में ज़्यादा तवक्को रखना, तो फैसल साहब ने शेर पढ़ा तो मुझे भी एक शेर आ गया कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लुंडे से दवा लेते हैं। तो ट्रम्प तो बाकी अमरीकी सदूर से हर मामले में इजराइल के हक़ में 2 कदम आगे जाते हैं। मसलन उन्होंने पिछले दौर में सफारत खाना मुंतकिल किया, और इस दौर में आते ही उन्होंने यूनिवर्सिटियों में उन तलबा को पकड़ना शुरू कर दिया जिन्होंने इजराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे किए थे। असल में अभी तक जो कुछ हुआ, मैं हैरान हूँ कि एक इंसान किस तरह उस पर दर्द महसूस किए बगैर रह सकता है। रोज़ाना आज भी दर्जनों की तादाद में फ़लस्तीनी बच्चे, बूढ़े और नौजवान वो शहीद हो रहे हैं, और किसी की तरफ से मज़म्मती बयान तक नहीं आता। तो ये उनका जो भी मकसद है वो आगे जाके जो भी कुलिया पेश करना चाहते हैं, अगरचे एक चीज़ है कि ट्रम्प की ये ख्वाहिश है कि उसको मैन ऑफ पीस जो है वो दुनिया में मान लिया जाए और तस्लीम किया जाए। तो उसी हैसियत के लिए या किसी और मकसद के लिए वो इस वक्त कुछ थोड़ी सी बेरुखी उन्होंने इख्तियार की है इजराइल की तरफ। लेकिन वो भी जिस तरह भट्टी साहब ने फरमाया कि अपने वाइट हाउस का पहला दौरा उसने करवाया था सदर बनने के बाद नेतन्याहू को, और नेतन्याहू इनको अभी वो इतना बड़ा हो गया है, इन लोगों ने उसको इतना खिला दिया है और इतना उनको ताकतवर कर दिया है कि बाज़ औक़ात अब वो इनसे भी बड़ा नज़र आता है, और अमरीकी और बरतानवी सुदूर और आला शख्सियात भी उनसे खौफज़दा रहती हैं। इसलिए मुझे तो इससे कोई ख़ास तवक्को नहीं है कि मगरबी ममालिक मिलकर इसका कोई हल निकाल दिए। लेकिन सर, जैसा आपने भी कहा, फ़खर अलमिया यही है कि ये जहर जिसका दिया हुआ है, मसला ये एंटीडोट भी उन्हीं के पास है। ये आप ममालिक ले लें ताकतवर, जिसमें बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जो अब सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, इसकी क्या अहमियत हो सकती है, कितनी अहमियत हो सकती है आपके ख़्याल में? और फिर ऑब्वियसली सारी नज़रें अमेरिका की तरफ ही जाती हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर भी अमेरिका ने दी है। तो क्या आपको लगता है जो ख़बरें आ रही हैं अब कुछ ना कुछ दबाव डाल सकते हैं इस वक्त ट्रंप, और डालने की ख्वाहिश रखते हैं? बिल्कुल अलीना, शुक्रिया। देखें, मुझे याद है आज से 2-3 महीने पहले जब ये सीज़ फायर का मुआहदा हुआ था तो उस टाइम भी हमने इसी पैनल पे डिस्कशन की थी और ये कहा था कि क्या ये सीज़ फायर के बाद ये परमानेंट सीज़ फायर होगा और गज़ा में अमन आ सकेगा, और दूसरा ये कि क्या गज़ा की रिहेबिलिटेशन के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर अरब वर्ल्ड क्या अपना कोई किरदार अदा करेगा या नहीं करेगा। कुछ महीने के बाद अगर हम देखें तो हालात मज़ीद बिगड़ गए हैं, बजाय इसके कि इसराइल के जो हमले हैं वो रुकें। देखें, इसराइल क्यों कर रहा है, अटैक कर रहा है। अगर आप इजरायली प्राइम मिनिस्टर या उनकी जो बाकी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके बयानात सुने तो वो जस्टिफाई इसलिए करते हैं कि हम अपने दिफा में ये सारा कुछ कर रहे हैं। मगरबी मीडिया को देखें तो वो भी यही कहता है हमास ने यहाँ पे टेररिज्म किया है तो इसराइल अपना दिफा कर रहा है। ये जो गरीब और बिलखते हुए ये बच्चे हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो भूख से मर रहे हैं, वो क्या इसराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं कि अब तक जो है वो इसराइल उसका दिफा ख़त्म नहीं हुआ। उस टाइम भी मैंने ये इस हवाले से बात की थी कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको अगर कोई रिजॉल्व कर सकता है और इसको कोई ख़त्म कर सकता है और रिहेबिलिटेशन के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि इसराइल की चाहे वो जंगी इमदाद हो, माली इमदाद हो, हर हवाले से सफारती इमदाद हो, वो हमेशा से इसराइल की जो है वो अमेरिका की तरफ से ही पुष्ट पनाही होती है और अमेरिका ही इसके हवाले से देता है। अब भी जब कभी भी जो फ़लस्तीन की आबादकारी होगी, रिहेबिलिटेशन होगी या जो मुस्तकिल कोई जंग बंदी होगी, उसमें अमेरिका का जो है वो बुनियादी किरदार होगा। गो कि फ्रांस हो, बरतानिया हो या कनाडा हो, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम उनके सैंक्शंस के हवाले से भी वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी अगर देखा जाए इसराइल के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है जब तक कोई अमेरिका इसमें कोई कलीदी किरदार अदा नहीं करेगा रिहेबिलिटेशन के हवाले से। दूसरी बात यह है कि अगर आपको याद हो ये जो सीज़ फायर का मामला आया था और उसके बाद सदर ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि वो ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन की ये इसको मसमार करके एक नई जदीद आबादी बनाई
जाए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो एक ये पूरा इस खित्ते के हवाले से। तो उसके बाद जो अरब वर्ल्ड थी उसके अंदर कुछ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, और इनको भी कुछ इसलिए भी अरब वर्ल्ड को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये जो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है कि वो उसकी बुनियाद के ऊपर अरब के जो दीगर रीजन्स हैं वो उसके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह काबिज़ होगा। तो उसके बाद जो मिस्र के सदर थे असीसी, उनकी तरफ से ये एक प्रपोजल बनाया गया कि रिहेबिलिटेशन के लिए अरब वर्ल्ड खुद से कंट्रीब्यूट करेगा और $60 बिलियन का एक फ़ंड कायम करके रिहेबिलिटेट करने के लिए वो किया जाएगा। और ये प्रपोजल लेके वो सऊदी जो थे इसके फरमा रवा है MBS, उनके पास भी गए और ये कहा जा रहा था कि ये शायद इसके हवाले से अरब वर्ल्ड ये सारा कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि कोई उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हुई। रिहेबिलिटेशन तो दूर की बात है, वहाँ पे जंग बंदी नहीं हुई, जंग बंदी भी दूर की बात है, वहाँ पे तो अब लोगों को खाने तक का नहीं मिल रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका का किरदार तो है ही है, लेकिन ये जो अरब ममालिक हैं वो सदर ट्रंप को इसके हवाले से कायल कर सकते थे कि एटलीस्ट नेतन्याहू से कह के यहाँ पे एक जो जंग बंदी है और उसके साथ साथ जो एड है वो अलाउ कर सकें। लेकिन ये जो मीडिया में भी आ रहा था कि शायद सदर ट्रंप यहाँ पे आएंगे जो मिडल ईस्ट में, तो वो कोई बड़ा एक मंसूबा या कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि कोई ऐसा वो इसके हवाले से भी कोई ऐलान नहीं हुआ। नहीं है ये जो अभी तीन ममालिक जागे हैं, इसके बाद भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा फैसल, इस चीज़ को कंक्लूड करने से पहले इस बात को मुझे थोड़ा सा ये बताएं, हमने देखा है पाकिस्तान इंडिया की सिनेरियो में ख़ास तौर पे अच्छी सिफारतकारी प्रोएक्टिव अप्रोच कैन डू वंडर्स। क्या आप समझते हैं यहाँ पर इस वक्त फौरी तौर पर कुछ हो सकता है ऐसा कि जो बचा कुचा है मामला उसको भी समेट लिया जाए, ऐसा क्या हो? बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि दो बहुत बड़े लिवरेज दुनिया में चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा, फौरी तौर पे कुछ नहीं हो रहा, आई एग्री, लेकिन दो बहुत बड़ी चीजें बदल रही हैं और काफी हद तक बदल गई हैं तो कुछ सालों में, और उसकी वजह से ये खित्ता चेंज होगा। अच्छा, अगर आप बोर ना हो तो मैं जस्ट 5-10 सेकंड में सिर्फ एक बात है हिस्ट्री के एंगल से ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो खित्ता जहाँ फ़लस्तीन और मकबूजा फ़लस्तीन जिसको इसराइल बोलते हैं वो है, ये नेबुचडनेज़र इराक के ज़माने से लेकर साइरस आज़म से लेकर रोमन से लेकर मुस्लिम दौर से लेकर ओटोमन एम्पायर के दौर से लेकर फिर अब ब्रिटिश एम्पायर तक, आप इन तमाम अदवार में देखें ये खित्ता उस ताकत की मर्जी के लोगों के पास रहा है जो सुपर पावर होती है। ठीक है। तो जो ये समझता है कि ये आज वहाँ क्यों है, तो इसलिए कि आज वेस्ट सुपर पावर है, जब तक मुसलमान थे ये मुसलमानों के पास, रोमन से रोमन के पास था, ये हिस्ट्री। अब जो चीज़ चेंज हो रही है वो मैं बताऊँ, वो ये है कि इसराइल का जो लिवरेज था अमेरिका के ऊपर वो हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहा है। इसराइल अमेरिका को कुछ नहीं देता। हाँ, उनका मजहबी जो उनके लोग हैं, एवेंजलिस्ट हैं, उनकी एक मजहबी एफिलिएशन है कि यहाँ पर जीसस की दोबारा आमद तब होगी जब वो अपना थर्ड टेंपल बना लेंगे। उसके अलावा लेकिन जो लॉजिकल लोग हैं, आप याद रखें अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी सबसे बड़ी पावर है और उसकी फॉरेन पॉलिसी इतनी भी जज्बाती नहीं है, उसके बड़े रैशनल पॉइंट्स हैं। ठीक है। उसमें ये है कि अब अरब उस जगह पर हैं जहां वो इसराइल के मुकाबले में अमेरिका के लिए बहुत सी ऐसी लिवरेज रखते हैं जो इसराइल नहीं रखता। लिहाजा अगर कोई ये कहे कि आज अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक कुछ नहीं कर पा रहे तो आई एग्री, लेकिन क्या वो करना नहीं चाहते? आई डिसएग्री। वो करना चाहते हैं और अब आप देखिएगा हर गुजरते महीने साल के साथ वो होगा। अच्छा, आप सवाल आप ये करना चाहते, कर सकते हैं और करना चाहते में भी डिफरेंस है। आप समझते हैं करना चाहते हैं? करना चाहते हैं और मेरा ख्याल है कि आपको करते हुए नजर भी आएंगे। अच्छा। अब तक क्यों नहीं हो सका, इसकी एक बड़ी अहम वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अरब ये जो फलस्तीनी कॉज था ये एक सेकुलर कॉज था और ये अरब कॉज था जिसको कि यासिर अराफात और उनके साथी सारे लेकर चल रहे थे, और अरबों ने इसके लिए जंगें लड़ी और इसके लिए मारें खाई इसराइल से, अमेरिका से, इनकी जॉइंट आर्मी से। अच्छा, लेकिन जब से फ़लस्तीनी काज अरबों के हाथों से निकल गया और पर्शियन काज बन गया, तो अरबों को एक शिकवा हमास से और फ़लस्तीनियों से भी मुसलसल रहा। आप किसी अरब से जो एक सीजन जर्नलिस्ट हो, पुराना जर्नलिस्ट हो, इनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनके हिस्टोरियंस हैं, आप उनसे मिलें, वो आपको बताएंगे कि ये काज जब से ईरान के पर, हाँ, ठीक है, तो अरबों की ईरान से तो बड़ी दुश्मनी थी। अभी आके थोड़े तो सर अब मुझे बताएं, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्लीज क्विकली।
अरब इस वजह से काफ़ी नाराज़ भी थे अरबों से कि यार इनसे फ़लस्तीनियों से कि यार हमने आपके लिए सब कुछ किया, आज भी आपके सारे हॉस्पिटल्स, सारी रोड्स, सारे इदारे हमारे बनाए हुए हैं, ठीक है, जिनको अब इसराइल तबाह कर रहा है, तो आप उसकी गोद में क्यों चले गए हैं? तो अब ये जैसे जैसे ईरान से दूर हो रहे हैं, तो अब आप देखिएगा कि अरबों के पास लिवरेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। जो उनके इदारे हैं वहाँ पर आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ मैं कि वो परेशान हैं इस बात पर कि कतर की लिवरेज, यूएई की लिवरेज और सऊदी अरब की लिवरेज बहुत बढ़ रही है। बल्कि आर्टिकल मैंने उनका पढ़ा। सर बट वो लिवरेज फ़लस्तीनियों के लिए क्या कर पाएगी और कब करेगी? अब नहीं तो मतलब इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं लग रहा ना। यस, बस यही है, ये हिस्ट्री वर्क इन वेरी स्लो मैनर, ये बहुत अफसोसनाक बात है और ये ऐसा ही है। माजरत के साथ, जैसे अगर हम तनकीद कर रहे हैं कि अब जागे हैं ये 3 बड़े ममालिक, ये यूरोपीय ममालिक, तो इसी तरह से तो फिर हम वेस्ट के ऊपर मिडल ईस्ट के ऊपर भी तनकीद करेंगे कि अब जागे हैं वो, या अभी भी नहीं जाग रहे? पूरी तरह नहीं, देखिए वो अमारतें हैं और बादशाहते हैं, उनको खौफ ये है कि फ़लस्तीनी मसला ज़िंदा रहा, ये हल ना हुआ तो उनके यहाँ रेडिकलिज्म बहुत बढ़ जाएगी। याद रखें कि MBS जिस वजह से क्राउन प्रिंस हैं, जिन लोगों को हटाकर वो फ़लस्तीनियों के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, जिनको हटा। अच्छा सर, आई विल कम बैक टू योर चाहते हैं योर, मैं समझ गई आपका पॉइंट क्या है, लेकिन इससे मजीद भी सवाल है। भट्टी साहब काफ़ी देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उनकी मुख्तसर सी बात सुन लेते हैं। भट्टी साहब। मैडम शेख, क्या दिलचस्प जाविया है कि वो चाहते हैं और उनका लिवरेज बढ़ रहा है। इंशाल्लाह बढ़ेगा लिवरेज जब ये फ़लस्तीन ख़त्म हो चुका होगा, सफ़ा हस्ती से लोग मिट चुके होंगे, कोई उर्दन जा चुका होगा, कोई मिस्र जा चुका होगा, कोई कहीं जा चुका होगा। ख्याली पुलाव बनाने के लिए या पकाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हालत क्या है कि 4 महीने की इमदाद वहाँ पड़ी हुई है और एक तरफ जहाज़ तोहफे में दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इमदाद जो पड़ी हुई है वो ख़राब हो रही है, और तीसरी तरफ भूख से बच्चे मर रहे हैं। कुछ करना तो एक अलहदा बात है, पानी तक साफ ये नहीं पहुंचा सकते उनको, वो मगरब जिसके कुत्ते बिल्लियों के हकूक हैं। भट्टी साहब कर रहे हैं, भट्टी साहब के पॉइंट में वजन है फैसल, भट्टी साहब के पॉइंट में वजन है? नहीं, मैं नहीं समझता कोई वजन है, क्योंकि देखिए मैंने जो बात की है वो इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अरब का लिवरेज अमेरिका पर है ही नहीं, अरब कोई मिलिट्री पावर है ही नहीं। अब ये पहली बार अभी हिस्ट्री में ये वक्त आया है इनकी लास्ट 73 की वॉर के बाद कि अरब उस जगह पर हैं कि जहां अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में उसको दुनिया में जो चैलेंजेस हैं वो 73 की वॉर तक नहीं थे। अब उसको जो चैलेंजेस हैं इसमें उसको अरबों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको इसराइल की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी आज उसको अरबों की पावर की, पॉपुलेशन की और दौलत की ज़रूरत है। तो सर क्या ये लेवरेज जो उनके पास आया है हिस्ट्री में पहली बार आपके मुताबिक, सर ये बताइएगा क्या इससे कोई इस लेवरेज से कुछ हासिल कर पाएंगे वो खातिर खा टाइम में फ़लस्तीनियों के लिए? एग्जैक्टली देखिए उसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? वो अमारतें हैं, वो बादशाहते हैं, ये टॉपल हो जाएंगी क्योंकि फ़लस्तीन का मसला जब तक है तब तक इनके यहाँ रेडिकलिज्म, इनके जो मुखालिफ है, मैं आपको दोबारा बताऊंगा MBS जिस वजह से मेरी बात में वजन कोई नहीं, जिन लोगों को हटाकर वो क्राउन प्रिंस बने हैं वो लोग तो उसके साथ हैं फ़लस्तीनी कॉज के। पता नहीं आप कहना क्या चाहते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। वो बड़ी खुदगर्ज होती हैं। वर्ल्ड पावर को जब लगेगा कि इसमें हमारा मुफाद नहीं है, वो वियतनाम को और यूक्रेन को और अफगानिस्तान को छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाती। साफी साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं फैसल साहब की बात में बड़ा वजन भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक तो उस स्टेज के आने में बहुत वक्त लगेगा कि अमेरिका के लिए चैलेंजेस वो चीन से या रूस से या किसी और तरफ से सामने आएंगी। इस वक्त वो सोल पावर है और वो जो कुछ करना चाहता है वो कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अरब ममालिक के वसाइल पहले भी उसके दस्तरस में थे और वो उसको इस्तेमाल कर रहा था। जो पिछली मरतबा ट्रम्प सऊदी अरब आए थे तो पिछली मरतबा भी उनका इसी तरह इस्तकबाल हुआ था और इसी तरह के वादे वईद हुए थे। तो बात उसूली तौर पर उनकी दुरुस्त है कि ये लोग जब गर्ज पूरा हो जाए तो फिर वो मौका बदलने में
या पॉलिसी बदलने में देर नहीं लगा। वो फिर हर यूक्रेन से भी निकल जाते हैं, वो फिर अफगानिस्तान से भी निकल जाते हैं, वो फिर किसी वियतनाम से भी निकल जाते हैं। लेकिन ये है कि इजराइल के मामले में उन ममालिक इतनी लॉबी खुद वेस्ट के अंदर नहीं थी जितनी कि यहूदियों की है। आप देखें कि उनकी लॉबी वो अमेरिका में भी मजबूत है, वो फ्रांस में भी मजबूत है। लेकिन सर आपने बिल्कुल सही सेंटेंस इस्तेमाल किया और लफ्ज़ इसके लिए वक्त। आप कह रहे हैं ना कि इसमें वक्त लगेगा। मसला ये है सारा का सारा कि वक्त ही तो इस वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, और वक्त ही तो जिस वक्त हर रोज़ 50 से ज़ायद लोग मारे जा रहे हों और ये बातें कही जा रही हों कि हम निस्तो नाबूद कर देंगे, नस्ल कुशी कर रहे हैं और अब खुलकर हम पूरे के पूरे एरिया के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, तो फिर कहाँ किस वक्त कौन आवाज़ उठाएगा? हर गुज़रता लम्हा इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या वाकई में संजीदगी से इसके ऊपर आवाज़ें उठती हैं और जिन सैंक्शंस के ऊपर डराया जा रहा है एटलीस्ट वो मटीरियलाइज भी होती हैं, कुछ एक्चुअली करते हैं, या सिर्फ ये ऐसे दिखावे के लिए सब कुछ रहता है? हमारे तज्जियाकारों की आपने राय सुनी, वो ज़्यादा होपफुल नहीं है अरब ममालिक के ऊपर। बहरहाल कुछ हद तक सलीम साफ़ी साहब और बड़ी हद तक फैसल वड़ायत साहब नज़र रखे हुए हैं और तकिया किए हुए हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स विद दैट। एक छोटी सी ब्रेक, आपके सवालों के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक। फ़खर, आपसे सवाल हुआ है कि आपको पता है इमरान खान के पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की बातें बल्कि आज होना था, आपके ख्याल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल अलीना, देखें ये जो पॉलीग्राफ है और इनका वॉइस मैचिंग टेस्ट के हवाले से ये आज से कोशिश नहीं की जा रही। जो तहकीकाती टीमें हैं ये पिछले 1 साल से कोशिश कर रही हैं, और जब भी अडियाला जेल का विज़िट किया जाता है और ये दरख्वास्त की जाती है इमरान खान से कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट अपना करा लें और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी दे दें, क्योंकि इनके पास जो डिजिटल और जो एविडेंसेस मिले हैं इनकी वॉइस मैचिंग के हवाले से, वो सैम्पल्स और उसके साथ साथ जो पॉलीग्राफ के हवाले से, ये इसलिए भी ज़रूरी हैं कि जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें ये तमाम तर जो बतौर शवाहिद या सबूत के तौर के ऊपर वो पेश किए जाएंगे अदालत को। और इमरान खान पिछले 1 साल से ही इसको ना सिर्फ ये कि वो इग्नोर कर रहे हैं बल्कि उन एहलकारों से मुलाकात तक नहीं करते। तो अब फिर अल्टीमेटली अदालत को ये अहकाम जारी करना पड़े कि वो दें इनके जो पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से। आज भी ये मीडिया पे यही चल रहा था कि ये इमरान खान उनसे मिलने के लिए नहीं है, अपने सेल से बाहर ही नहीं है। तो ये काफी अर्से से ही वकीला की मुशावरत के बगैर नहीं करूंगा। आपकी बात से हम समझें कि बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है फ़खर दरानी साहब, बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब, आपसे सवाल किया जा कम उम्री में शादी के पर पाबंदी का बिल अभी आया है, इसकी मुखालफत की मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहकर कि ये कौमी यकजहती के ख़िलाफ़ है। आपके ख्याल में मौलाना साहब का ये कहना दुरुस्त है? जी, मेरे ख्याल में उसका कहना दुरुस्त है। देखिए वो जो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, तो ये मामलात जिसके कोई मजहबी एंगल्स हों तो उस पर पहले से मजहबी हलकों को एतमाद में लेना चाहिए। और इस पे क्या बुराई थी अगर ये बिल पहले से मौलाना फजलुर रहमान के साथ डिस्कस किया जाता, दीगर दीनी जमातों के साथ डिस्कस किया जाता, या ये नहीं तो कम से कम फिर जो हमारा वफाक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है तो वो किस लिए बनाया गया है? वो इसीलिए बनाया गया है कि वो मामलात जिसको कोई दीनी पहलू हो तो उनको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेजा जाएगा। तो लेकिन सर इसका एक इसका सोसाइटल पहलू भी है, एक इसका समाजी पहलू भी है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता सर, और वो बड़ा बदलती दुनिया के साथ उसमें वज़न आता है उस दलील में। नहीं, ये एक तो ये कि फ़ुक़हा के माबैन और उलमा के माबैन ये एक इख्तलाफी मसला है और इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें की जाती हैं। जो बुराइयां हैं हमारी समाजी, वो मेरे पेश नज़र है, मैं उससे आगाह हूँ कि किस तरह कम उम्री में बच्चों की शादियां कराई जाती हैं, किस तरह वटा सटा में बच्चियों का मुस्तक़बिल तबाह किया जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक काम अगर अच्छे तरीके से हो सकता हो तो उसको बुरे तरीके से क्यों किया जाए? अगर इसको पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेजा जाता तो इसमें क्या कबाहत थी? ये मामला पहले भी उन फोरम पे ज़ेर बहस रहा है और इस पर काफ़ी काम हुआ है। यानी आप कम उम्री की शादी पर पाबंदी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप कहते हैं कि ठीक तरीके से मुशावरत से होना चाहिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेकर सवालों के साथ वापस आएंगे।
भट्टी साहब, सवाल ये हो रहा है कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने एक बार फिर पाक भारत तनाज़े में अमरीकी सालिसी के किरदार की तरदीद की है। आपके ख्याल में इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है अमरीका भारत ताल्लुकात को? नहीं मैडम शेख, मेरा नहीं ख्याल कि कोई खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा से की करारदादों पर अमल नहीं करना चाह रहा। भारत एक वक्त था जब यूरोप भारत पर दबाव डालता था, नहीं मानता रहा। फिर अभी इमरान खान साहब के दौर में ट्रंप साहब ने सालिसी की बात की, उस वक्त भी भारत ने इसको मुस्तरद कर दिया और अब भी करेगा और आइंदा भी करेगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मसला कश्मीर एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में उजागर हुआ है। अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब बैकफुट पे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत जो है वो सफाइयाँ देता फिर रहा है। लेकिन दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर आपको कोई असर नहीं पड़ता हुआ लगता? ठीक है, नहीं मैडम शेख, नहीं। थैंक यू भट्टी साहब। फैसल, आपसे अगला सवाल भी भारत और पाकिस्तान की जो कशीदगी हुई इससे मुताल्लिक पूछा जा रहा है। भारत की जानिब से गोल्डन टेम्पल जैसे हसास मजहबी मकाम पर हमले का इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के लगाना दाखिली सियासी या मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश है क्या? मेरे ख्याल में वो जो अपनी आवाम को एक एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे मुत्तफिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे वो बड़ी कामयाबी से असदुद्दीन अवैसी जैसे लोगों को लेकर आ चुके हैं, तो अब वो सिखों को भी यहाँ तक लेकर आना चाहते हैं कि वो कुछ और हो ना हो, पाकिस्तान दुश्मनी में ज़रूर RSS से और बीजेपी के साथ मिल जाएं। तो ये उसी तरह की एक कोशिश है। लेकिन सिखों का तो आपको पता है, उनकी तो पूरी जो हिस्ट्री है उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहब और नारोवाल में है। तो वो इतनी और कभी पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि ननकाना के गोल्डन टेम्पल पर कभी ये हमला करे। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं अपना पिछला पॉइंट जो रह गया था उसको थोड़ा एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। आप अगर बिल्कुल मुख्तसरन कहना चाहें तो फिर हम उसके साथ कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक होते हैं फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे क्रीमिया है, जैसे कश्मीर का भी किसी हद तक है, तो आप उसकी बहस और तरह से गुफ्तगू उसके ऊपर करते हैं। फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट 7 अक्टूबर के बाद एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, लिहाजा इस पे जब हम होप की बात करते हैं तो इस एंगल से बात होती है कि अब ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अब इस पे हलचल शुरू हुई है। वो किस सिमत में जाएगी तो जाहिर है उसके ऊपर मेरे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके सामने। एब्सोल्युटली, और आप इंटाइटल्ड है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हम तो एक सवाल उठा रहे थे और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ आ रहा हमारे सामने। थैंक यू सो मच फैसल, आपने बड़ी पॉइंट एक्सप्लेन भी किया और हम समझ भी गए। बाकी हम ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।